गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया गया होगा कि आपके 11th का ग्रुप बना दिया गया है और 11th का हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं कि क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1। जब आप सिलेबस को पूरा देखेंगे तो आपको 11 के जो बायोलॉजी का वो है उसमें टोटल 22 चैप्टर। अभी तक क्या था, आप हाई स्कूल में देखे थे तो आपके हाई स्कूल में क्या था, साइंस नामक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका था साइंस। और कई बार हमने इस पर डिस्कशन किया हुआ था पहले भी आपके क्लास में कि साइंस के 3 भाग हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था अब जाकर के आपका जो बायोलॉजी है वो फुल सब्जेक्ट बन गया। यानी अब आपके 11 में 2 पार्ट हो गए। एक तो हम बोलते हैं मैथ ग्रुप और दूसरा बोलते हैं बायो ग्रुप। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है। जैसे मैथ ग्रुप में आपका क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा और बायो ग्रुप में आपका पहला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। बाकी 2 और जो सब्जेक्ट है यहाँ भी आपका फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स यहाँ भी रहेगा, केमिस्ट्री यहाँ पे आपका हिंदी और लास्ट में आप देख सकते हो बोर्ड पे कि ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं सेम, इसीलिए इसका नाम दिया गया मैथ ग्रुप और बायोलॉजी। यानी जो स्टूडेंट मैथ्स लेगा उसका बायोलॉजी नहीं रहेगा और जो बायोलॉजी लेगा उसका मैथ्स नहीं रहेगा। तो टोटल मिला करके आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में आपके सब 100 मार्क्स के पेपर हैं और टोटल आपका हो जाएगा 500। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट जो है बायो ग्रुप में रहेंगे तो 3 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के हैं। ये तीनों आपका एक सब्जेक्ट बन गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हिंदी में। तो यहाँ भी आपका 70 + 30 रहेगा, यहाँ पे भी 70 + 30, यहाँ पे 70 + 30। तो यहाँ 70 + 30 का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। 70 का मतलब वो आपका जो थियरी है जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो इस बार हम देखेंगे कि बायोलॉजी में आपके टोटल 22 चैप्टर्स हैं, उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो पहला चैप्टर है वो है जीव जगत। पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा जीव के बारे में बताएं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। जीव का मतलब अभी हम चर्चा करने वाले हैं, जगत का मतलब होता है संसार। तो यानी हम यहाँ बात करेंगे जीवों के संसार के बारे में। और हमारा जो बायोलॉजी है वो 2 ही चीजों के निर्भर है। इसमें हम जीव प्लस उसके सराउंडिंग यानी वातावरण का अध्ययन करते हैं। यानी जीव विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। जीव विज्ञान की परिभाषा आपको बताया गया है। यहाँ पे भी हम जीव विज्ञान की परिभाषा को देखें तो बहुत शॉर्ट में हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान का मतलब हुआ
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव तथा उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। बहुत सिंपली डिफिनेशन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव तथा उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये जीव है क्या। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो पूरा हमने क्लास 10th में इसके फिर 9th और 10th में इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था। तो सबसे पहले हम समझेंगे जीव क्या है। कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रियाओं के आधार पे हम कहते हैं कि कोई चीज जीवित है और कोई चीज सजीव और निर्जीव की अवधारणा को व्यक्त करते हैं। तो जीव का मतलब होता है जिसमें कुछ निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करता है। जैसे मान लेते हैं एक ए है और बी, ये कोई वस्तु है या कोई दो चीजें हैं और हमें पता करना हो कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है, तो हम ऐसे निर्धारित नहीं कर पाते। वहाँ बहुत सारे लक्षणों के आधार पे बताते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। सजीव का मतलब हो गया जो सबसे पहला आपको बताया गया था वहाँ पे श्वसन। अगर ए में श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो ये जीव कहलाएगा। अगर इसमें हो रही है तो ये भी कहलाएगा। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये सजीव। तो अब हम इस श्वसन को क्या कह सकते हैं? हम इस श्वसन को मूलभूत लक्षण कह सकते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके आधार पे हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि कोई चीज जीव है या कोई वस्तु निर्जीव है। तो आपको उन लक्षणों के बारे में समझना है। ये बातें हमने क्लास 10 में आपको बताई हुई कि कुछ प्रमुख लक्षण हम बता रहे हैं। श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, और परिवहन है। ये चारों जो प्रक्रिया है आपने पहले चैप्टर पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था। अब अगर ए में ये चारों प्रक्रियाएं हैं तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है? एक जीव। और अगर इसमें ये प्रक्रियाएं नहीं है तो ये क्या है? एक जीव। इसे हम क्या कहेंगे? सजीव। और इसे कहेंगे, मुझे पता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि कौन सा जीव है कौन सा निर्जीव है। जैसे मनुष्य, अभी मनुष्य की बात करें, मान लेते हैं हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे हम रखते हैं मनुष्य, यहाँ पे हम रखते हैं गाय, यहाँ पे रखते हैं आम, यहाँ पे हम मान लेते हैं रख ले रहे हैं घास है, और यहाँ पे हम रख ले रहे हैं, मान लो आपका कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे मेल। अब आप देखोगे कि इन सब का नाम आते ही आप तुरंत कहोगे ये जीव है और ये भी जीव है। और इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आपने 10th पढ़ा है तो आप बता देंगे कि ये क्या है? सजीव है। और ये क्या है? ये निर्जीव है। तो कैसे कहते हैं मेज निर्जीव? मेज तो इसी की आम की लकड़ी से भी तो मेज बन सकता है। लेकिन जब तक इसमें जो भी हमने कहा जिसे हम कहते हैं लक्षण, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पे हम निर्धारित करते हैं। चलिए हम कम से कम 6 लक्षणों की चर्चा यहाँ कर लेते हैं, आपके बुक में और है। तो जैसे हम पहला बात कर चुके हैं श्वसन।
इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन, सांस लेना ही केवल नहीं होता, श्वसन आपको हमने हाई स्कूल में बताया था, श्वसन क्रिया हुआ है जिसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप इसको केवल ब्रीदिंग से मत लीजिएगा। तो श्वसन मनुष्य करता है, गाय भी करती है, आम में भी होता है, घास में भी होता है, और ये श्वसन नहीं होता। पहले एक ही लक्षण पे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वो सजीव है, कौन सा निर्जीव है। इसके अलावा अब जैसे पोषण है, पोषण का मतलब हमने आपको बताया था भोजन ग्रहण करना, न्यूट्रिशन। तो मनुष्य तो बिना भोजन के रह ही नहीं सकता। ये भी, इसको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है, बेस्ट कोई भोजन देने की जरूरत नहीं है। एक और प्रोसेस आता है जो यहाँ पे मिश्रा आपको बता रहे हैं, उपापचय, इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर दो तरह की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी वस्तुओं का, बहुत से पदार्थों का निर्माण होता है और बहुत से पदार्थों का विनाश होता है, बनने और बिगड़ना। यानी इसको भी दो भागों में बांटते हैं, उपचय प्लस अपचय। उपचय का मतलब हुआ बनना, अपचय का मतलब हुआ टूटना। तो कुछ भी पदार्थ है वो हमारे शरीर में बनता रहता है, टूटता रहता है। तो ये भी सारी प्रक्रिया इसमें है चारों में, और यहाँ पे इसके अलावा हमने आपको भी बताया परिवहन। परिवहन में क्या होता है? पदार्थों का, शरीर के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है। यानी जैसे हम भोजन लेते हैं, भोजन मुंह से होते हुए हमारे सारे अंगों तक पहुंचता है। ब्लड है जैसे, सबसे बेसिक एग्जाम्पल आपको पढ़ाया भी गया है वहाँ पे। तो अब आप ब्लड को मैं इसलिए नहीं दे रहा, बता रहा था क्योंकि ब्लड तो इसमें होगा नहीं, आम और घास में ब्लड होगा नहीं। तो आम और घास में आप सोचोगे कि कैसे परिवहन होता है, वहाँ आपको 10th में ही पढ़ाया गया है। जब आप पढ़ोगे तो पहले प्लांट में दिखाया गया है कि जाइलम और फ्लोएम की बात की गई है। जाइलम के द्वारा वाटर ऊपर जाता है और फ्लोएम के द्वारा बने हुए भोजन जो है पौधे के हर भाग तक पहुँचते हैं, तो उसको परिवहन कहते हैं। तो इस तरह से परिवहन भी इन चारों में दिखाई पड़ता है और इसमें नहीं दिखाई पड़ता। और उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है जो शरीर से वेस्ट मटेरियल है वो सब बाहर निकल जाए। तो मनुष्य के शरीर में बहुत सारे जब भोजन करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो बाहर निकलती है। ये भी आपको बताया गया है कि ये जो चीजें हम बातें कर रहे हैं वो सब आपको 10th में लगभग पढ़ाया जा चुका है। हम यहाँ एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि जीव किसे कहते हैं और जीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो जीव और निर्जीव में हम कैसे अंतर करेंगे, कुछ इन्हीं लक्षणों के आधार पे करते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन भी इसमें है और इसमें है और इसमें नहीं। तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा? अब आपको पता चलेगा ये चारों क्या है, ये चारों क्या है, सजीव है, और ये क्या है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग और इसे बोलते हैं नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत और सारे पॉइंट हैं, आप बुक में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम करते हैं गति, सजीवों में गति होती है, निर्जीवों में गति नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण के आधार पे हम कह सकते हैं कि कौन सा वस्तु सजीव है, कौन सा निर्जीव। तो हमने दो चीजें यहाँ क्लियर कर ली। एक तो जीव क्या होता है, कुछ ऐसे निश्चित लक्षण होते हैं जो जिसके आधार पे हम किसी चीज को जीव कहते हैं, और जिनमें वो लक्षण होता है उन्हें सजीव कहते हैं, और जिनमें वो लक्षण नहीं होते हैं उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहले हमने आपको बता दिया जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी, और इसमें हमने सबसे चर्चा कर ली जीव
और दूसरा हमने चर्चा की सजीव व निर्जीव में। अब आप देखिए, इस पृथ्वी पे जो जीव है वो केवल एक ही तरह का नहीं है। छोटे से घास से लेकर के विशालकाय बरगद तक, छोटी सी चींटी से लेकर के हाथी तक, ये सारे जीव हैं। तो हाथी और चींटी में क्या समानता है? घास, एक आम, छोटे से घास और आम के पेड़ में क्या समानता है? कुछ समानताएं हैं, कुछ विषमानताएं हैं, जिसके आधार पे हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा। अब आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया। जैसे अभी हमने बात की सजीवों के लक्षण, तो सजीवों के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं जिनके आधार पे हम उनको पहचानते हैं। इसी तरह निर्जीवों के कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पे हम बात करते हैं। अब देखिए, जब हमें ये क्लियर हो गया कि जीव किसे कहते हैं, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, तो हम बात करते हैं कि ये जो पूरा जीव है, जो पूरा जीव का संसार है, वो बहुत विशाल का है। अभी तक पहले क्या होता था कि जीव विज्ञान के दो भाग होते थे। एक तो होता था जंतु विज्ञान और दूसरा होता था वनस्पति। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते थे और वनस्पति में पादपों यानी पौधों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब जब एनसीईआरटी जब से अपने यहाँ चलना शुरू हुआ, तब से दोनों को मिलाकर के एक ही बुक चल रही है, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान में ही इन दोनों को समाहित कर लिया गया है। लेकिन हमको थोड़ा सा ये समझना है कि जंतु और पादप में क्या अंतर होता है। पादप को हम क्या बोलते हैं अपने भाषा में? पौधे। इंग्लिश में जंतु के लिए इस्तेमाल होता है एनिमल और ऑस्ट्रेलिया प्लांट। तो पहले हमने क्या किया, पृथ्वी पे जितने भी चीजें थी उनको हमने दो भागों में बांट लिया, सजीव को और निर्जीव। तो सजीव को जब हमने समझ लिया कि सजीव क्या है, फिर हम अपनी सुविधा के लिए, विज्ञान को समझने के लिए, गहराई तक समझने के लिए उसे हम और आगे डिवाइड करते जाएंगे। अभी आगे आपको बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे जिसमें हम जीवों का वर्गीकरण भी देखेंगे कि जीव का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। फिलहाल अभी हम इस पे आते हैं कि जंतु और पादप में क्या अंतर है। अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पे जीव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वो हैं कि उसमें जो आपके लक्षण हैं उनका जो श्वसन है, जो प्रक्रिया है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल हमने श्वसन, तो श्वसन को हमने पढ़ा एक लाइफ प्रोसेस है। जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं जिन्हें हम जीव कह सकते हैं वो श्वसन जरूर करते हैं, लेकिन श्वसन करने का तरीका अलग हो पौधों में और जंतुओं में। तो हम देखेंगे कि जंतुओं में श्वसन कैसे होगा, यानी हम श्वसन के क्रिया के आधार पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा जंतु है और कौन सा पादप। अब जंतु में क्या होता है, श्वसन के लिए क्या होता है, आवश्यक अंग होते हैं। श्वसन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होगा, श्वसन की जो विधि है वो अलग होगा। श्वसन करने के लिए इसमें क्या होगा, विशेष अंग की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य का एग्जाम्पल ले तो नाक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे श्वसन का तरीका अलग होगा। यहाँ पे श्वसन के लिए क्या है, मान लेते हैं स्पेशल अंग।
जैसे आपने देखा होगा नाक होता, मछली में गलफड़े होते हैं, तो उनके द्वारा वो सांस लेता है। जबकि ये किसके द्वारा सांस लेता है? ये पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उनके द्वारा सांस लेता है। तो श्वसन के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जंतु है और ये पादप। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने, चलिए श्वसन को हम देख लें कि विशेष अंग जिसके द्वारा श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें ब्रीदिंग वाला सिस्टम होता है, श्वासोच्छ्वास होता है। तो आपको समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया में, अच्छा श्वसन की प्रक्रिया में आपको 10th में बताया गया था कि श्वसन की प्रक्रिया में दो ही चीजें होती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए विशेष अंग है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के, और यहाँ पे अलग तरीके से होता है। यहाँ पे हमने बताया था कि पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा संपन्न। तो इसी प्रकार पोषण की देखें, पोषण को भी आपको बता दें, न्यूट्रिशन इसमें पोषण का तरीका अलग होता है। आपको हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में, फिर से बताते रहे, इसे बोलते हैं जंतु संपोषण। जंतु संपोषण का मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आपको याद होगा पिछली बार हमने बताया था। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा आपको बताए थे पाचन, तीसरा हमने आपको बताया था अवशोषण, चौथा प्रोसेस हमने आपको बताया था स्वांगीकरण, और पांचवा हमने बताया था वैक्षेपण। ये 5 तरीके, अगर 5 प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो उसे हम बोलते हैं जंतु संपोषण। ये क्या होते हैं? हमेशा विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर करते हैं। पादप क्या होते हैं? ये स्वयं पोषी होते हैं। आपको याद होगा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।